हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो 14 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था सीटेट पेपर सेकंड का जो मैथ का 30 क्वेश्चन था उसको हमने किया था, चैनल पर अपलोड किया है, क्या आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम जो 15 दिसंबर को पेपर हुआ था सीटेट पेपर सेकंड, उसका जो मैथ में जो 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें मैथ था और जिसमें मैथ का पोर्सन था और मैथ के पेडागोजी का पोर्सन था। ठीक, उन सबको हम यहाँ पर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, जो भी पेपर मैं करा रहा हूँ, चाहे कोई सा भी पेपर हो, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आपका इसी से मिलता जुलता या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आइडिया दिमाग में डेवलप होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीटेट पेपर सेकंड मैथ 15 दिसंबर 2024 से क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर ऑफ लेंथ 19 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है। ठीक, तो हमको जो पता है उसके हिसाब से हम देखते हैं। हमको पता है इन एनी ट्रायंगल ऑफ साइड्स, हमने माना ए बी सी तीन साइड है, इसमें क्या होता है ए प्लस बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा। ठीक, या फिर बी प्लस सी ग्रेटर देन ए और ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, ये होता है। और दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है ए माइनस बी लेस देन सी होता है, बी माइनस सी लेस देन ए होता है और सी माइनस ए लेस देन बी होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। किसी भी दो साइड को अगर हम प्लस कर रहे हो तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, अगर दो साइड को हम माइनस कर रहे हो तो तीसरे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए जो साइड दिया हुआ है, हमने पहले साइड को मान लिया 19 और दूसरे साइड को मान लिया बी को मान लिया 15। अब दोनों को जोड़ कर देखते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 19 प्लस 15, ये आपका हो जाएगा 34। ठीक, देखिए 34 हो गया। और दो साइड का सम तीसरे के बराबर नहीं हो सकता, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, ट्रायंगल को फॉर्म नहीं करेगा। ये भी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो एक ऑप्शन कम हो गया। अब फिर क्या काम करते हैं, दोनों को घटा के देखते हैं, बी माइनस ए करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 माइनस 15, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 आ गया। 4 आने की वजह से क्या होगा, ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ये जो आपका हमने क्या बताया था, दो का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए, ये इसके बराबर है। मतलब कहने का जो तीसरा वाला साइड होगा वो बड़ा होना चाहिए। यहाँ बराबर है, बराबर तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। और ये ऑप्शन क्या हुआ, इससे छोटा हो गया, क्योंकि देखिए 4 है और ये 3 है, ये बड़ा हो जा रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, नहीं होगा। तो बचा क्या आपका, यही वाला ऑप्शन बचा 33। तो देखिए 33 को अगर हम लेकर करते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा हो जाएगा। फिर दोनों को घटा के देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, तीसरे से छोटा होगा। जैसे देखिए अगर 33 हमने मान लिया तो अब हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या जो हमने माना है 33 ये सही या गलत है। ये 33 है और ये आपका 15 है। अगर हमने 33 में से 15 को घटा दिया तो क्या मिल जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक हमने माना क्या 15 माना और एक हमने 33 मान लिया और ये आपका 19 है, तो 18 क्या आपका 19 से छोटा, 19 बड़ा है, तो ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। फिर वैसे ही अगर 19 को ले लेते हैं और 33 को ले लेते हैं तो 33 में से 19 को घटा के देखते हैं तो ये आपका 14 आ जाएगा। अब हमने 33 और 19 लिया, ये क्या 15 है, ये 15 से छोटा होगा, 15 बड़ा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है, अप्लाई हो रहा है। तो ये आपका 33 वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल्स ABC and D आर रेस्पेक्टिवली, पहला दिया आपका 3x - 10, x + 30, 2x + 30 एंड 2x - 10, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल शो करेगा। देखिए इसमें चारों एंगल दिया हुआ है और हमको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। A की जगह पर है आपका 3x - 10 प्लस B की जगह पर है x + 30, 2x + 30 एंड 2x - 10 इक्वल टू 360।
ठीक। अब ये आपका 3x प्लस 1 4x हो जाएगा, 4 2 6 6 2 8, आपका 8x हो जाएगा माइनस ये आपका 10 है और -10 है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 20, फिर यहाँ पर प्लस ये 30 है प्लस 30 60 हो जाएगा इक्वल टू 360। 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर 8x प्लस 40 बराबर 360, तो 8x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 40, तो 8x बराबर हो जाएगा 360 में से 40 को घटाएंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 320/8, इसको काटेंगे 8 चौक 32, x का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 हो गया। तो एंगल A जो है आपका कितना दिया था 3x माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 40 माइनस 10, तो 4 बाद 120 माइनस 10 क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये आपका एंगल A हो गया 110, ठीक। फिर वैसे ही एंगल B निकालेंगे। एंगल B क्या था आपका x प्लस 30 मीन्स x की जगह आपका 40 प्लस 30 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर एंगल C हो जाएगा आपका 2x मीन्स हो जाएगा 80 प्लस 30, ये भी हो जाएगा आपका 110, और जो एंगल D है 2x मीन्स हो जाएगा 80 माइनस 10 क्या हो जाएगा 70। तो देखिए आप लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि दो एंगल आपका 110 डिग्री का है और दो एंगल क्या है आपका 70 डिग्री का है। तो हमको पता है किसी भी पैरेललोग्राम में दो एंगल इक्वल होते हैं, दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम को शो करेगा। देखिए जैसे मान लिया कि आपका पैरेललोग्राम है, हमको पता है कि मान लिया कि ये आपका ABC साइड है, तो एंगल A एंगल C की इक्वल होता है, एंगल B एंगल D की इक्वल होता है। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये आपका जो बनेगा ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि इसमें दो एंगल इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 32 भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ साइड्स 24 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। देखिए क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया है और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और बोला है कि दोनों का एरिया इक्वल है। रेक्टेंगल में बस उसका लेंथ दिया है, उसका ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों का एरिया इक्वल करके रेक्टेंगल का ब्रेथ निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है ट्रायंगल में, देखिए लिखेंगे लेट A इक्वल टू आपका 24 सेंटीमीटर है और B इक्वल टू 45 है और C इक्वल टू 51 है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है। तो क्या हम करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है आपका A प्लस B प्लस C/2 होता है। A की जगह आपका 24 है प्लस 45 है प्लस 51/2। देखिए जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 लगा 1 हो जाएगा, 5 4 9 9 2 11 1 12 120/2 काट देंगे, ये 60 हो जाएगा। तो आपका सेमी पेरीमीटर 60 हो गया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, अंडर रूट। S की जगह पर आपका है 60 ब्रैकेट फिर इनटू। अब देखिए S 60 है और A की जगह में 24 है, तो 24 को हटाएंगे तो मिल जाएगा 36 गुणे, फिर 60 में से 45 को हटाएंगे तो मिलेगा 15 इंटू 60 में से 51 को हटाएंगे तो मिलेगा 9, ठीक। यहाँ पर 36 है, 36 को तो हम सीधे बाहर निकाल सकते हैं, 6 निकल जाएगा इसकी जगह पर, इससे यहाँ 6 निकलेगा बाहर, और ये 9 है, 9 से निकलेगा 3। अब बचा 15 और 60 बचा, तो हम इसको भी ये लिख सकते हैं 15 चौका 60, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 15, और यहाँ 15 तो 15 और 15 मिलाकर एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर निकल, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 4 गुणे 15 यहाँ पर हो गया इंटू 36 इंटू 9। अब इसको अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा आपको, पहले वाले से 2, यहाँ पर 2 इंटू फिर यहाँ पर 15 आ जाएगा 15 गुणे, फिर यहाँ से 6 6 36 6 और यहाँ को 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 निकलेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 15 गुना 30 हो जाएगा
गुणे 6 18, फिर 18 54 हो जाएगा, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमको पता है कि फिर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों इक्वल है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दिया हुआ है। तो लेंथ हमको दिया हुआ है 45 लेंथ है, अब ब्रेथ नहीं पता, इक्वल टू इसका एरिया कितना है 540 आया है, तो यहाँ से निकालेंगे b इक्वल टू 540/45। अगर 9 से काटेंगे तो 9 छके 54 हो जाएगा, 9 पचे 45, 5 छक्का 5, 12 पंजे 60। तो जो ब्रेथ है ये आपका आ गया 12 है, ठीक है। ब्रेथ आ गया 12 और लेंथ पहले से दे रखा था 45। तो हमको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का था 2 होता है l प्लस b होता है, तो 2 ब्रैकेट में ये 12 प्लस 45 इक्वल टू 2 इंटू 7 57, इसका गुणा करेंगे 7 9 14 5 10 से 11, ठीक। तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा 114 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो आपका ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, 114 सेंटीमीटर ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 33 भी समझ आ गया होगा, बस थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है। तो अब हम 34 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में दिया कि फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, देन द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा समझ सकते हो आप लोग। देखिए दिया हुआ कि एक आपका सर्कुलर शीट है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है। इस डायमीटर में से एक हमको सर्कल काट के निकाल लेना है। मान लीजिए सर्कल काट के हमने निकाल लिया, ठीक। इस सर्कल को हमने रिमूव कर दिया, क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन में बोला है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा वाला सर्कुलर शीट है उसका एरिया निकाल करके और छोटे वाले एरिया को हटा देंगे, तो बड़े वाले में छोटे को हटा देंगे तो बचेगा भाई एरिया हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है आपका डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है बड़े वाले का, तो हमको रेडियस निकालना, तो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है 2r का, d इक्वल टू 2r होता है। तो यहाँ पर से आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो r की जो वैल्यू हो जाएगी रेडियस। अभी शीट की बात हो रही है, ठीक है, फॉर शीट सर्कुलर शीट की बात हो तो यहाँ पर हो जाएगा 16/2, इसको कट कर कैसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले शीट का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। निकालेंगे एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू रखना है 22/7 गुणे r की जगह पर कितना है 8 है, 8 गुणे 8, ठीक। ये आपका हो गया एरिया बड़े वाले का, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फिर उसके बाद जो निकाला गया है उसके लिए देखते हैं, देखेंगे फॉर सर्कल, जो सर्कल निकाला गया है इसके लिए इसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं एरिया जो है आपका A1 है, इसको मान लिया हमने A2, आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखिए 22/7 हो जाएगा इंटू r का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, रिमेनिंग एरिया निकालना है, तो रिमेनिंग एरिया A इक्वल टू हो जाएगा बड़ा वाला जो आपका है A1 माइनस A2, घटा देंगे दोनों, तो आपका पहला वाला 22/7 है इंटू 8 है, माइनस यहाँ पर 22/7 गुणे 6 है। अब दोनों में से देखिए 22/7 कॉमन हो जाएगा, आपका यहाँ बचेगा 64 माइनस 6 के 36, A इक्वल टू इतना है। अब इसको लेकर आएंगे ऊपर, तो मान लिया कि A इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7 ऊपर ही रहेगा, 64 में से 36 को घटाएंगे तो मिलेगा हमको 28, 7 का 7, 7 चौक 28, इसका गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा। ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बचा हुआ एरिया वो कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर
35 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया कि ए मेटालिक सॉलिड क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन 200 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इनटू ए सॉलिड क्यूब। ये क्वेश्चन बोला कि कोई एक आपका बॉक्स है, क्यूबॉइडल के शेप का है, घनाभ के आकार का है, उसको हमने पिघला करके एक सॉलिड क्यूब बनाया है। क्यूब मीन्स घन बनाया है, ठीक है। तो बोला है कि दोनों के सरफेस एरिया का डिफरेंस क्या होगा। कहने का मतलब ये होगा कि पहला जो है इसका सरफेस एरिया और दूसरा जो बना हुआ है क्यूब इसका सरफेस एरिया का डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन में बोला है। देखिए हमको पता है जब भी हम किसी भी एक सॉलिड को पिघला कर दूसरे सॉलिड में चेंज करते हैं तो दोनों का जो आयतन होता है वो नहीं बदलता, वॉल्यूम नहीं चेंज होता। तो हम लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वहाँ से हमको इस क्यूब का साइड निकल जाएगा, तो साइड निकल जाएगा तो हम आसानी से उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, क्यूब का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एज वी नो दैट व्हेन अ सॉलिड is melted to the cast into another solid, its volume always same। इसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसका हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो दिया हुआ है वही होगा इसका। तो यहाँ लिखें 200 इंटू 50 इंटू 100 इक्वल टू, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 5 गुना 10 तो ये आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 1 2 3 ये जगह फिर 2 यहाँ पर है इक्वल टू ए क्यूब। अब देखिए 2 2 4 2 6, इसमें क्या आपका 6 जीरो है और यहाँ पे क्यूब है, तो ए का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 2 का पेयर बना करके 6 जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 का क्यूब हो सकता है ये, और यहाँ पर क्यूब रूट है, ठीक। तो ये इससे कट जाएगा, तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा मतलब साइड आ जाएगा वो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्यूब का साइड आ गया 100 सेंटीमीटर। अब देखिए बोला कि दोनों के सरफेस एरिया का डिफरेंस, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फिर उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल के दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक। अब हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होगा 2 होता है एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल। यहाँ से 2, लेंथ आपका है 200 इंटू बी 50 है प्लस फिर 50 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 200, ठीक। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आपका 5 गुना 10 हो जाएगा, 1 2 3 0 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20000 हो जाएगा, ठीक। अब सबको जोड़ेंगे, देखिए 3 0 3 0 3 0, तो सबसे पहले यहाँ 3 0 लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए एक ये है कि ये तो ये आपका 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ तक 5 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमको ए जो एरिया मिलेगा 35 गुना 70, 70 के बाद 3 0, ठीक। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड 70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ लिखेंगे A2, इसको हमने वाले A1, इसको लिखेंगे A2। A2 आपका है एरिया ऑफ क्यूब। देखिए एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू ए की जगह पर आपका 100 है, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 6 मिलेगा, 1 2 3 4 0 का साथ मिल जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इन एरियाज इक्वल टू क्या हो जाएगा
जो सबसे बड़ा वाला आपका 70,000 है, माइनस यहाँ पर आपका 60,000 है, घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 10,000। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा, और 10,000 सेंटीमीटर, ये आपको 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों के एरिया का डिफरेंस होगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया कि द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपका दिया 42, 48, x + 15, x + 17, x + 20, 58 एंड 60 इज 53। द मीडियन ऑफ द डेटा इज, देखिए इस डेटा का हमको मीडियन निकालना है, और ये पहले से दे रखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमको इसको चेंज नहीं करना है, और इसका मीन दिया हुआ है। अब हमको पता है किसी भी डेटा का जो मीन होता है वो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे मीन इक्वल टू सम ऑफ द अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए मीन आपका दिया 53, और जो ऑब्जर्वेशंस है इसको हम लेते हैं, पहला आपका 42 है प्लस 48 है प्लस x + 15 है प्लस x + 17 है प्लस x + 20 प्लस 58 प्लस 60 अपॉन, इसमें देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है। देखिए अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 से 21 हो जाएगा, बचेगा 2, 7 में से 35 2 37, 371 हो जाएगा इक्वल टू। अब इसको अगर सबको हम जोड़ रहे हैं, इसको सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 260 प्लस यहाँ पर 3x, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 371 माइनस 260 बराबर 3x। अब इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा 111 इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 111/3, 3 3 9, 3 7 21, x का वैल्यू आ गया 37। ठीक है, जब x का वैल्यू 37 आ गया तो अब हम x का वैल्यू इसमें रख करके सभी को निकाल लेंगे। ठीक, तो पहला जो आपका है 42 है, फिर 48 है, फिर यहाँ पे x की जगह क्या 37 प्लस 15, फिर यहाँ पे क्या 37 प्लस 17, फिर 37 प्लस 20, ये 58 है और ये 60 है। तो जो डेटा है आपका मिलेगा 42, 48, 7 5 12, 3 1 4 1 5 52, और फिर यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 7 9 14, 3 1 4 1 5 54। उसके बाद फिर यहाँ पर ये आपका 57, 58 और 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डेटा बन गया। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इसका मीडियन, हमको पता है कि मीडियन क्या होता है, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन होता है तब के लिए अलग होता है, और नंबर ऑफ टर्म अगर से इसमें डेटा में ऑड होता तब के लिए अलग होता है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है आप लोगों ने देखा, ये आपका 7 है, ऑड है, लिखेंगे फॉर मीडियन n इक्वल टू आपका 7 ऑड है। ऑड के लिए जब मीडियन निकालते हैं, ऑड के केस में क्या होता है, n + 1/2 वाला टर्म होता है। ठीक, अब n की जगह पे क्या है 7 है आपका, 7 + 1/2 वाला टर्म, दैट मीन्स 8/2 बराबर होगा चौथा टर्म आएगा। ठीक है, अब इसमें चौथा टर्म देखेंगे कौन सा आ रहा है। तो इसमें आपका ये पहला है, दूसरा, ये तीसरा, इसमें आपका ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और ये आपका चौथा वाला टर्म है। ठीक, ये 54। अब बाकी उसके बाद 1 2 3 छूट जाएगा, मतलब करने का 3 इधर छूटेगा, 3 इधर छूटेगा, जो बीच में होगा वही इसका मीडियन होगा। तो यहाँ पर आपका 54 आ रहा है, 54। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 36 भी समझ आ गया होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में दिया कि द टाइम स्पेंट बाई ए स्टूडेंट ड्यूरिंग ए डे इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ is represented by sectors of central angles in a pie chart as shown as given below। स्कूल के लिए 90 डिग्री, होमवर्क के लिए 60 डिग्री, प्ले के लिए 60 डिग्री, स्लीप के लिए 120 डिग्री और अदर्स के लिए 30 डिग्री। तो पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट्स
इन द एक्टिविटी स्लीप और स्कूल। स्कूल और स्लीप सोने में और स्कूल जाने में जो खर्च करा 24 घंटे में कितना खर्च करा, उसी का हमको डिफरेंस निकालना है। देखिए हमको पता है पाई चार्ट जो होता है वो आपका एक सर्कल के शेप में बनता है। तो मान लिया कि हमने ये आपका पाई चार्ट है, ठीक, ये हो गया आपका पाई चार्ट। इसमें हम क्या काम करते हैं, ऐसे एंगल दिखाते हैं कि वो कितना टाइम तक खेला है, क्या किया है, ऐसे करके हर एक पार्ट को हम अलग अलग एंगल से दिखाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में जो बोला है कि स्कूल के लिए वो 90 डिग्री का पाई चार्ट में शो करता है कि 90 डिग्री अगर से यहाँ पर है तो ये आपका हो जाएगा किसके लिए, स्कूल के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही स्लीप के लिए बोला 120 डिग्री दिखाया है। मान लिया कि आपका ये 120 डिग्री है, ये सोने के लिए हो गया, स्लीप के लिए। ये पाई चार्ट में उसने मेंशन किया है। तो देखिए पाई चार्ट और पूरे एक दिन की बात किया उन्होंने, ड्यूरिंग एक दिन में वो एक दिन का जो एक्टिविटी था उसको उसने पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाया। हमको पता है पाई चार्ट में जो एंगल बनता है, टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है और ये 24 घंटे के लिए बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में 360 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसमें लिखेंगे 24 आवर्स रिप्रेजेंट बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री निकालेंगे। तो एक डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 24/360 आवर्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 6 7 36, फिर 4 का 4, 15 चौका 60। तो आपका एक डिग्री हो जाएगा 1/15 आवर, ठीक है। तो एक डिग्री किसके बराबर होगा, 1/15 घंटे के बराबर होगा। अब इसमें देखिए स्कूल के लिए कितना है, फॉर स्कूल, ठीक है। स्कूल के लिए वो 90 डिग्री निकालता तो 90 इंटू हो जाएगा 1/15 आवर। तो 15 का 15, 15 6 का 90, तो ये आपका हो जाएगा 6 घंटा हो जाएगा। स्कूल के लिए वो 6 घंटा निकालना है। और फिर स्लीप के लिए कितना निकालना है, फॉर स्लीप 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुणे 1/15 ये आवर में हो जाएगा। तो 15 का 15 120, तो 8 आवर्स हो गया, ठीक है। 120 डिग्री बराबर कितना होगा, 8 घंटा होगा। तो ये 8 घंटा सो रहा है, 6 घंटा स्कूल जा रहा है और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो निकाल देंगे हम डिफरेंस बराबर 8 - 6 बराबर हो जाएगा 2 आवर। तो 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। आपका ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 37 भी समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लॉजिकल था। देखिए पाई चार्ट का भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 38। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में दिया कि अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन x - 3 = 4. He completed the task by subtracting 4 from 3. Which of the following is most appropriately describe the above situations? ये क्वेश्चन में बोला है कि किसी एक स्टूडेंट को ये इक्वेशन दिया कि सॉल्व करने के लिए x - 3 = 4। उसने क्या काम किया, 3 में से 4 को घटा दिया और x की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों ऑप्शन में से सबसे उपयुक्त क्या है कि जिसकी वजह से वो गलती किया, ठीक है। उसकी गलती करने का सबसे मेन रीज़न क्या है, मेन वजह क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो पहला क्या दिया है कि द स्टूडेंट, तो देखिए इसमें देखिए पहले बोला कि द स्टूडेंट शुड मेमोराइज ऑल द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्वेश्चन में बोला है कि स्टूडेंट को जो ये ट्रांसपोजिशन वाला है, मीन्स स्थानांतरण वाला जो मामला है, सबको उसको याद कर लेना चाहिए। देखिए अगर बच्चे ने कैसे, देखिए ये सॉल्व कैसे होगा पहले देखते हैं। x - 3 = 4 है, अगर ट्रांसफर करेंगे तो x = क्या हो जाएगा, 4 + 3 7। ये आपका x = 7, ये करेक्ट आंसर होगा। और बच्चे ने जो किया है करेक्ट तरीका यही है, ठीक है। और जो स्टूडेंट ने किया वो क्या किया, आपका x - 3 = 4 था, उसने क्या काम किया, x = लिखा है 3 में से 4 घटाया, 3 - 4 -1 ला दिया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट है उसने क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती किया है, जबकि 7 आना चाहिए वो लाया, -1 लाया। और ये पहला जो ऑप्शन बोल रहा है कि सभी ट्रांसफॉर्मेशन को याद कर लेना चाहिए। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन उसने भी यहाँ पर किया है, तो खाली याद करने से कोई बात नहीं बनने वाली, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, गिविंग सच प्रॉब्लम्स टू सॉल्व शुड बी अवॉइडेड। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो उससे बचना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ये भी गलत है,
क्यों बचेगा? क्योंकि जब बुक में है, क्वेश्चन है तो करना ही पड़ेगा, बचने से कोई फ़ायदा नहीं है। और थर्ड क्या है? द स्टूडेंट हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। कहाँ से करेक्टली? ये तो गलत सॉल्व किया है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा चौथा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि द स्टूडेंट हैज़ मेड एन एल्गोरिदम बेस्ड इधर, ये एल्गोरिदम के बेस पे इधर किया है कि करने का मतलब कि किस में कौन सा घटाना है, उसका एल्गोरिदम क्या है कि जब ट्रांसफर होने के बाद प्लस होगा, कौन माइनस होगा, इस टाइप का जो एल्गोरिदम होता है, जो मेथड होता है, उसमें उसने गलती किया। तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 38 भी हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है, ठीक है, ट्रू नहीं है। तो बोला कि एवरी फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। देखिए जो पहला है, ये बोला कि कोई भी नंबर दिया है उसका जितने फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर से बड़े होंगे। सपोज करिए आपको दिया 12 है, तो 12 का जो फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। और इसमें क्या बोला कि जितने फैक्टर्स होंगे वो 12 से बड़े होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला वाला ही गलत है, और गलत ही पूछा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जितने भी नंबर्स है या तो उसके किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उस नंबर के बराबर होगा, या बराबर है, या उससे छोटा होगा, ठीक। अब जो दूसरा वाला उसको भी चेक कर लेते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। सही बात है। अगर हमने मान लिया कि हमने कोई नंबर लिया, मान लिया हमने 12 लिया, ठीक है, तो 12 का मल्टीपल, अगर 12 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो 12 ही आ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो उस नंबर से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, ये वाला आपका सही है, ठीक। उसके बाद फिर थर्ड वाला देखते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज़ फाइनाइट। 12 का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा फाइनाइट होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हुआ जो कि फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं, तो आपका ये वाला भी सही है। एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, ये वाला भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सही है, बस पहला वाला गलत है और गलत ही पूछा है, तो इसलिए आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी टू 8th ग्रेडर्स। मतलब क्लास 8 के बच्चों को प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का जो एक्सपेरिमेंट वाला जो प्रायिकता होता है, उसको समझाने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है कि गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ मेनी आउटकम्स बेस्ड लाइक टॉसिंग ए कॉइन, ड्राइंग ए कार्ड etc। इस क्वेश्चन में बोला है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल देकर समझाया जाए आउटकम्स के लिए जैसे कि आपका टॉसिंग करने का जो एग्जाम्पल उसको बताया जाए, ठीक है। और क्या ड्राइंग ए कार्ड, जो आपका कार्ड होता है, जैसे हम खेलते प्लेइंग कार्ड होता है, उसको ड्राइंग करने का, खींचने का तरीका बताया जाए, ठीक है। ये बताने की बात कर रहा है, इसलिए ये आपका उतना उपयुक्त नहीं होगा। उपयुक्त तो है लेकिन उतना उपयुक्त नहीं होगा। जितना ये पूछा, सबसे ज़्यादा पूछा तो सबसे ज़्यादा भी ये नहीं आएगा। इसमें केवल बताया जा रहा है, ठीक है। हमको पता है कि टीचिंग के केस में सबसे बेस्ट तरीका वही होता है जो कि प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए, जैसे हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट होता है या हैंड्स ऑन जो प्रैक्टिस होता है वही सबसे बेस्ट माना जाता है। अब ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? डिफाइनिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑन बोर्ड एंड गिविंग एग्जाम्पल। सिर्फ बोर्ड पर डिफाइन कर देना, एग्जाम्पल दे देना, ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं होता। थर्ड क्या है? टॉसिंग ए फेयर क्वाइन सेवरल टाइम्स एंड नोटिंग डाउन द आउटकम्स। तीसरा वाला सही होगा। देखिए तीसरे में क्या बोला है कि जो टीचर हो किसी क्वाइन को कई बार टॉस करे और हर बार उसका जो आउटकम्स आता है, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, उसको नोट करता चला जाए। वो खुद से कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखा रहा है, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ये होगा। फिर चौथा क्या? सॉल्विंग स्टैटिस्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा। ये बोला कि सांख्यिकी के आधार पर जो क्वेश्चन है बस उसको सॉल्व कर देना, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर देना सबसे बेस्ट तरीके में नहीं आता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर असेसमेंट एट अपर प्राइमरी स्टेज। अपर प्राइमरी स्टेज के लिए सबसे
सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा हो सकता है कि किसी भी बच्चे का असेसमेंट करने के लिए अपर प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्नर। इसमें बोला कि बच्चों की क्या ज़रूरत है उसको, मतलब हर एक बच्चों का अलग अलग बच्चों का क्या क्या ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना, मीन्स पहचानना, ठीक। प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉर्ट आउट करना, पता लगाना, फिर उसको सही करना, ठीक है। ये पहला हो गया आपका, पहला वाला ये सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुला हैव बीन अचीव्ड। सेकंड में भी सेकंड का पूछा है कि ये पता लगाना है कि बच्चों ने मैथमेटिक्स का जो कैरिकुलम दिया गया था, जो सिलेबस था, जो उसका मकसद था, वो किस हद तक या कहाँ तक उसने बच्चे ने अचीव किया है। इसका असेसमेंट का मतलब का मकसद एक ये भी होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा सेकंड वाला, बी वाला। टू फाइंड आउट वेदर स्टूडेंट्स हैव लर्नड अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अच्छा तरीका सीख लेना, किसी बच्चे के अंदर क्वालिटी ये आ जाए कि अच्छे तरीके से कर ले रहा है, ये आपका सबसे बेस्ट तरीके में, असेसमेंट की सबसे बेस्ट या मोस्ट सबसे उपयुक्त तरीके में नहीं आता, ठीक। डी में पूछा है कि टू सेलेक्ट स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन मैथमेटिक्स। ये भी गलत है। किसी बच्चे को बस सेलेक्ट करना कि बच्चा अच्छा पढ़ने में, ये किसी कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर जाएगा, ये भी असेसमेंट का मकसद नहीं होता, ठीक। तो आपका ए और बी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन पूछा, पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 भी हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज एंडेड प्रॉब्लम। ये और ये 4 ऑप्शन दिया। देखिए क्लोज एंडेड प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम जिसका दोनों साइड से बंद हो, मीन्स बिल्कुल लिमिट हो और फिक्स हो, ठीक। इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसे बोलते हैं क्लोज एंडेड प्रॉब्लम। देखिए पहले में दिया कि राइट 4 इंटीजर्स लेस देन 5। अब 5 है, 5 से छोटा इंटीजर क्या होगा आपका 4 होगा, 4 से छोटा होगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से छोटा 2 होगा, 2 से छोटा 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, छोटा होता चला जाएगा। ये आपका सबसे बड़ा ये है, ये क्लोज है, फिर क्लोज ओपन, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। क्योंकि इसमें और भी ऑप्शन हो जा रहे हैं, ये आगे बढ़ता छोटा होता चला जाएगा, ये कहीं पर भी क्लोज नहीं। क्लोज मीन्स दोनों तरफ से बंद होना, ठीक। दूसरा क्या है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 5/7 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे तो हो जाएगा 10/14 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। थर्ड क्या, लिस्ट 4 रेशनल नंबर बिटवीन 5 बाई कितना बोला है, 4 रेशनल नंबर बोला है। जबकि हमको पता है किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब चौथा, लिस्ट 4 नेचुरल नंबर बोला है बिटवीन 104 और 109 के बीच में। देखिए 104 है, 109 है, इसके बीच में आपका आ जाएगा 105 1 हो गया, 106 2 हो गया, 107 फिर 108 हो गया। नेचुरल नंबर की बात किया तो ये आपका चारों नेचुरल नंबर है, इसके बाद कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसका ये हुआ कि ये आप इधर से भी बंद है और ये इधर से भी क्लोज है, मीन दोनों साइड से क्लोज है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। किसी भी मैथमेटिक्स के क्लासरूम को सबसे इफेक्टिव होने का क्या विशेषता होता है, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला जो ऑप्शन है यह है कि इंकरेज इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क रादर देन ग्रुप वर्क। बच्चों को इंकरेज करना, मोटिवेट करना कि बच्चे इंडिविजुअल अलग अलग बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ना कि ग्रुप, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल बच्चे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ग्रुपिंग में सॉल्व ना करें, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा अगर बच्चे ग्रुप में कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे से डिस्कस करके बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मल्टीपल वेज। ये आपका सही होगा। देखिए बच्चों को ऐसा अपॉर्चुनिटी देना कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सके, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो ये होता है। थर्ड क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स एज दैट सॉल्व बाय द टीचर। ये भी गलत है। अगर टीचर के जैसा ही बस बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो खुद का थिंकिंग नहीं लगा पाएगा, बहुत कम लगाएगा, उतना अच्छे से उसके माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक। तो जितना उसका दिमाग में जितना लॉजिकल थिंकिंग आना चाहिए था
अगर वो सिर्फ टीचर का कॉपी करेगा और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करेगा जो टीचर कर रहा है, तो बच्चे का खुद का समझ उतना विकसित नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये वाला भी आपको गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स दैट मैथमेटिक्स इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट और सब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल। ये बोला कि अलग अलग उदाहरण लेकर के बच्चों के दिमाग में ये बैठाना है कि जो मैथमेटिक्स होता है अमूर्त सब्जेक्ट है, ठीक, भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट ये आपका प्रैक्टिकली है, लॉजिकल है और थिंकिंग की बेस पर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 भी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अलाउड वाइल यूजिंग क्वेश्चनिंग एज ए टूल ऑफ असेसमेंट इन ए क्लासरूम। देखिए, क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या हुआ कि अगर बच्चों से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या होना चाहिए, उसके बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कि अगर हम किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है, उसका असेसमेंट क्या है, मीन्स आकलन करने के लिए हम बच्चों के नॉलेज का आकलन करने के लिए बच्चों ने कितना सीखा, उसके लिए क्या ये कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला क्या, आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस विदाउट पॉज। पहला कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है बिना रुके, तो ये गलत हो जाएगा। अगर किसी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आप एक साथ पूछ लेंगे तो कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा, और बिना रुके बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, आस्किंग ए क्वेश्चन एंड आंसरिंग इट योरसेल्फ, ये भी गलत है। अगर हमने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा, खुद ही आंसर दे दिया, तो बच्चे के अंदर कितनी नॉलेज है, बच्चे के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके माइंड का डेवलपमेंट कितना हुआ है, बच्चा कितना सीखा है, इसके बारे में हम नहीं जान सकेंगे, तो ये भी गलत होगा। थर्ड क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम लो अचीवर्स, ऐसे बच्चों से, केवल ऐसे बच्चों से क्वेश्चन पूछना जिसको कम समझ में आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, आस्किंग क्वेश्चंस फॉर असेसिंग एरर एंड मिसकंसेप्शन, ये वाला आपका सही है। क्वेश्चन इसलिए पूछा जाना चाहिए कि बच्चों का असेसमेंट, बच्चों का जो कॉन्सेप्ट उसको चेक किया जा सके, बच्चों का आकलन किया जा सके, और उसके अंदर जो भ्रांतियाँ, जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जा सके। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो बिल्कुल नॉर्मल सा, किसी भी क्लास में कोई भी टीचर पढ़ाता है उसको इतना पता होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन नंबर 44 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि इफ़ x + 5 ब्रैकेट में है प्लस 7y, इसको ऐसा लिखा गया 5 + x + 7। इसमें क्या काम किया, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया और x को इधर ट्रांसफ़र करके लिख दिया गया। तो पूछा है कि इसमें से एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हुआ है। पहला क्या, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, अगर a + b + c है, मान लीजिए, तो ये होता है आपका a + b + c होता है। इसमें ऑर्डर जो है चेंज होता है, मतलब नंबर जो है अपने जगह को नहीं बदलते। ठीक, ये आपका इसलिए गलत हो जाएगा। और फिर क्या है, सेकंड, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, फिर चौथा, थर्ड क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव आपका क्या होता है, अगर a + b है, ये होता है क्या, b + a, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो यही यहाँ पर अप्लाई किया गया, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्या, अगर a b + c है, a है ब्रैकेट में b + c इक्वल टू होता है ab प्लस होता है ac। ठीक, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 45 भी समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया कि द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 प्रमोट्स अ स्पाइरल अप्रोच फॉर मैथमेटिक्स एट मिडिल स्कूल लेवल। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस अप्रोच इज, क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका NCF 2005 का है, इसमें मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाने का जो स्पाइरल अप्रोच है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा। देखिए, स्पाइरल अप्रोच ये होता है कि जैसे हम किसी भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम सिंपल बताएंगे, फिर उसके बाद उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन का लेवल जो है हाई करते चले जाएंगे, उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, ये होता है स्पाइरल, कि अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, और वो नया हाई लेवल का नई चीज़ें सीखेगा, और हाई लेवल की चीज़ों को भी वो समझ सकेगा, क्योंकि वो पिछले नॉलेज से रिलेट कर पाएगा। ठीक, यही आपका स्पाइरल अप्रोच है
एट मिडिल स्कूल लेवल पर। अब इसमें बोला कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। देखिए पहला क्या है, इंक्लूडिंग सिंपलर एज वेल एज डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट एट एवरी ग्रेड। सभी ग्रेड पर सिंपल और डिफ़िकल्ट लेवल को इंक्लूड किया जाए, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है। सेकंड क्या है, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एट डिफ़िकल्टी बाय ब्रीफली रिविजिटिंग कॉन्सेप्ट टॉट प्रीवियसली। मतलब पहले जो पढ़ाया गया था कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसके लेवल को बढ़ा दे रहे हैं, यही क्वेश्चन बोला। जबकि हमने बताया कि इसका मतलब ये होता है, इस स्पाइरल अप्रोच का मतलब ये होता है कि पिछले नॉलेज से ही अटैच करते हुए, मिलाते हुए, शामिल करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा देना और लेवल बढ़ा देना। जैसे सबसे पहले हम हल्के लेवल का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे। ठीक, क्या है, इंक्लूडिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट ईच ग्रेड। गलत है, ये बोला है कि हर एक ग्रेड पर, सभी लेवल पर हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाना चाहिए, ये गलत है। चौथा क्या है, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट दैट आर रिपीटेड एट ईच ग्रेड, ये भी गलत है। ये क्वेश्चन में चौथे वाले में बोला है, चौथे वाले पार्ट में, कि हर एक ग्रेड पर उसी चीज़ों को रिपीट करना चाहिए जो हर एक ग्रेड पर हो। आपका जो ऑप्शन नंबर, ये जो सेकंड वाला है, यही सही होगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 46 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में दिया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नंबर 6 इज यूज्ड इन कार्डिनल सेंस। कार्डिनल मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, तो देखिए इसमें क्या दिया ऑप्शन, पहले देयर आर 6 एलिमेंट्स इन अ सेट। कोई अगर सेट है उसमें 6 एलिमेंट होता है तो उसी को हम बोलते हैं उसका कार्डिनल नंबर। जैसे मान लिया कि सेट दिया आपका ABCDEF, इसमें देखें 6 नंबर होगा, तो कार्डिनल नंबर को अगर हम दिखाते हैं तो A=6 होगा, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A=6, तो ये आपका कार्डिनल नंबर होता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन है, ये सही होगा। ये सेट के केस में यूज होता है। और ये आपका सक्सीजर, प्रीडिसीजर, ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ इसमें नहीं होता। सिर्फ कार्डिनल के सेंस में बस आपका कार्डिनल जो है आपका सेट के सेंस में ही यूज होता है। तो ये आपका 47 का पहला वाला ऑप्शन सही है। 48 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में दिया कि द वैल्यू ऑफ 0.125 इंटू 57.8 इंटू 0.729 अपॉन 0.017 इंटू 0.081 इंटू 0.25, इसका हमको इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन के मेथड पर सॉल्व होगा, तो इसको करते हैं हम। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं 0.125 इंटू 57.8 इंटू 0.729 अपॉन 0.017 इंटू 0.0081 इंटू 0.25। ठीक, तो देखिए इसमें सब में पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका वो सबसे पहले हम पॉइंट को भी हटा सकते हैं ऊपर से, या एक तरीका ये हो सकता है कि हम सभी को जितने भी नंबर्स हैं 10 के पावर के फॉर्म में करके पॉइंट को हटा दें, ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ कितने नंबर के बाद पॉइंट्स है उसको रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो ये पॉइंट इससे कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का पॉइंट हट जाएगा, तो एक का काम हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 4 नंबर है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है। अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटाएंगे तो एक हमको 0 यहाँ पर बढ़ा देना पड़ेगा, इसका काम हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है और पॉइंट पर यहाँ पे 1 नंबर है, तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा देना पड़ेगा। ये जो आपका बन जाएगा 125 गुणे, देखिए 125 गुणे 57, देखिए यहाँ पे 1 0 बढ़ा था तो ये आपका 80 हो जाएगा, 57 80। अब फिर यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है 729, फिर 0 1 बढ़ जाएगा अपॉन, अब नीचे से सभी से पॉइंट हट चुका तो ये आपका हो जाएगा 17 और यहाँ पर 81 और यहाँ पर 25। ठीक, अब कैंसिल करके देखते हैं हम। देखिए 25 का 25, 25 पंजे 125, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम 9 से काटे तो 9 9 81 हो जाएगा, ये 9 8 72, 9 1 का 9। ठीक, और इसको काटेंगे 9 1 का 9, 9 9 81, ये 90 हो जाएगा ऊपर। अब ये 17 है, 17 से अगर इसको हम काटें
17 51, 17 51 बचा कितना 6 68, 7 अब 7 चौक 68, ठीक है 0। तो ऊपर क्या मिला हमको 340 इंटू 90। अब सबका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए अगर 5 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका ये 0 पहले से 4 5 20, 5 से 15, 15 2 17, ये 90 है। अब 17 9 153, 1 2 3, 1 2 3 0, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मैच कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 भी हो गया, बहुत ही आसान तरीके से किया हमने, आपको समझ आ गया होगा। अब हम 49 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में दिया कि इफ़ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 392 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए हमको पता है कि एलसीएम में एचसीएफ भी शामिल होता है। देखिए एचसीएफ जो होता है वो आपका किसी दो नंबर का सबसे छोटा नंबर होता है जिससे हम दोनों नंबर को डिवाइड कर सकें। और एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर का वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है, जो बड़ा नंबर ये दोनों नंबर से डिवाइड हो सके, ये होता है। तो अगर एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम में एचसीएफ भी शामिल होता है। तो सबसे पहले अगर एलसीएम चेक करना, एचसीएफ चेक करना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो नंबर दिया हुआ इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, इसका हम फैक्टर करेंगे। अब तो 392 का अगर फैक्टर करके देखते हैं, 2 से 2 1 2, बच्चा कितना यहाँ पर 1 9 2 18, 6 2 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे इसको, 9 2 18 हो जाएगा, फिर 8 2 16, फिर 2 से काटेंगे 49 हो जाएगा, 7 से काट देंगे, ठीक। अब देखिए इसी में से कोई भी 2 3 4 नंबर लेकर के इसका एचसीएफ होगा। जो दोनों नंबर दिया उस नंबर के बारे में हमको नहीं पता। तो देखिए, तो हमको ये चेक करना होगा इन सब नंबर को मिला के इसमें से कौन कौन सा नंबर बन रहा है और कौन सा नंबर नहीं बन रहा है। जो नंबर नहीं बनेगा वही इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए पहला क्या 56। अब 56 की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए 2 2 4 8, ये 8 हो जाएगा, 8 7 56, तो ये आपका एचसीएफ हो सकता है। तो ये वाला नहीं होगा, हो सकता है एचसीएफ इसलिए नहीं होगा, ठीक। फिर इसके बाद 196, देखिए ये आपका दूसरी बार में 196 आ गया, तो ये जो नंबर है 196 से कट जाएगा, इसलिए ये आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ 28 की अगर हम बात करें तो 7, ये 2 2 4 हो जाएगा, 7 7 28 हो जाएगा। तो 28 से भी ये नंबर जो आपका 392 है ये भी कट जाएगा, तो ये भी आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब बचा यहाँ पर 42, 7 6 के 42 होता है, और यहाँ पर कहीं 3 है नहीं। देखिए 42 का अगर हम फैक्टर करके देखते हैं तो 42 में क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक। इसमें 3 आ गया, और जबकि इसमें कहीं 3 है नहीं, तो आपका यही वाला आंसर सही होगा। ये आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, पूछा नहीं होने के लिए तो 42 आपका इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ क्या काम करता है, एलसीएम को डिवाइड करता है, ये समझ सकते हैं। तो जो अगर एलसीएम दिया हुआ तो इस एलसीएम को डिवाइड करने वाले 56 152 196 और 28 तीनों नंबर इसको पूरा डिवाइड कर देगा, काट देगा, बस 42 नहीं काट पाएगा, इसीलिए 42 आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में दिया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 264 इंटू 90 इंटू 1680, इसका फैक्टर कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा इसका फैक्टर नहीं होगा। तो जो पहला आपका ये आपका 264 है गुणे 90 है इंटू 1680 है। इसके फैक्टर में कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, 14 नहीं आ रहा, कि 15 नहीं आ रहा, कि 12 नहीं आ रहा, कि 13 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है इसका फैक्टर कर लेते हैं। अब इसे यहाँ पर 264 दिया हुआ तो इसका फैक्टर करके देख लेते हैं हम। 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर बोला नहीं है, तो देखिए इसमें क्या है 2 2 4 3 12 इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या ये वाला है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, या ये आपका आंसर नहीं होगा, ये हो गया। फिर उसके बाद ये एक हो गया। अब फिर 90 की बात करते हैं। 90 का अगर फैक्टर करते हैं तो ये मिलेगा आपका 45 गुना 90 होता है, फिर से कट जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए मल्टीपल में यहाँ पर आ गया आपका, देखिए 3 2 आ गया, 15 आ गया, तो 15 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोला कि नहीं है
जबकि 15 इसका फैक्टर है, 2 मिल गया हमको। फिर उसके बाद 14 है, यहाँ पर देखिए इसमें कहीं 7 है नहीं है। अब इसको देखते हैं जो लास्ट में ये दिया, अब 1680 दिया वो, इसको देख लेते हैं हम। इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 8 10 16, 210 हो जाएगा 7, फिर 2 से काटेंगे 105 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 7 बचे 35, फिर 7 से काट देंगे। अब देखिए इसके फैक्टर में 7 मिला है और 2 मिला, तो 7 × 14 भी आ जाएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए सभी में आप लोग देख सकते हैं तीनों का फैक्टर करने के बाद 13 कहीं पर नहीं आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बोला नहीं है तो इसलिए 13 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि इफ़ ए एंड बी रिप्रेजेंट डिजिट्स एंड ए बी ए गुणे 5 बराबर 44 बी 0, ठीक है। तो हमसे पूछा इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इसमें हमको ए और बी की वैल्यू रखकर चेक करना है। अगर हमने पहला वाला ऑप्शन लिया सपोज करिए, तो पहले वाले ऑप्शन में क्या है, ए की जगह 2 है और बी की जगह पर 4 है। तो यहाँ पर अगर हम 2 रख रहे हैं और बी की जगह पर 4 रख रहे हैं, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, ठीक। तो मल्टीप्लाई करके देखें 5 × 10 हो जाएगा, ये 4 × 5 = 20, 20 से 21, फिर 5 × 10, 10 × 2 12। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है क्या, ए की जगह पर 8, बी की जगह पर 9। इसमें ए की जगह पर 8 रखते हैं, बी की जगह पर 9, फिर ए की जगह पर 8 है। मल्टीप्लाई करना है 5 से, 8 × 5 = 40 के 0 हल लगा 4, 9 × 5 = 45, 45 4 49 9, फिर 8 × 5 = 40, 40 4 44। अब इसमें देखिए b की जगह पर हमने क्या लिया है, इसमें ये आपका a है, b है, a है। b की जगह पर 9 लिया है और यहाँ पर भी 9 आ गया। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये आपका सेम नंबर आ गया, ठीक। तो ये 44 90 आएगा, ठीक। तो ये आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये सेकंड वाले से पूरा मैच कर रहा, तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर सेकंड वाला ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं हम। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में दिया कि इफ़ x इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7751 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ 3x - 5 इज़। देखिए इसमें बोला है कि ये जो आपका नंबर है 7751, इसमें से कौन सा नंबर घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमको पता है कि कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको चेक करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये आपका 77 51 है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देखते हैं कि ये किस नंबर के नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा, ठीक। तो देखिए इसमें 2 का पहले पेयर बनाएंगे, तो ये आपका 77 हो जाएगा। 77 अगर हम 8 ले लेते हैं, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 3 1, ये 51, ये ठीक है। अब हमें अगर सपोज करिए यहाँ पर हमने 8 ले लिया फिर से, तो ये क्या बन जाएगा 8 6 मिला हमको, फिर 8 6 का 48 6 54, एक हाँ लगा 5 बचा 5, 8 6 का 8 5 13, ठीक है। इसको घटा के देखते हैं हम, 7 4 11 हो जाएगा और ये 4 सब कैंसिल आउट। तो हमको लास्ट में क्या बचा, ये 7 बचा हुआ। अगर हम इस नंबर में से 7 को x = 7 इसको घटा देंगे तो ये बन जाएगा क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका 88 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर 88 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 77 44, ठीक है। तो x की जगह पर हमको मिल गया 7, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है 3x - 5 की। तो लिखेंगे 3 × 7 - 5, 7 से 21 - 5, अब 21 में से 5 हटाएंगे तो 16 मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है 16। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 53 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में दिया कि इन द एक्सप्रेशन 5x - 3y इंटू 6x + 5y माइनस 3x + 7 इंटू 4x - 5, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इंटू y। एक्स वाई का कोफिशिएंट मीन्स एक्स वाई का गुणांक क्या होगा, इसमें इस सबका का मल्टीप्लाई करके फिर इसका मल्टीप्लाई करके या फिर इसका मल्टीप्लाई करके घटाने के बाद
एक्स वाई के साथ मल्टीपल में क्या होगा वही इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन वाला। ये दिया हुआ है 6x + 5y माइनस 3x + 7y 4x - 5y। ठीक, ये आपका दिया हुआ है। तो हमने बताया था इससे पहले भी मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, चाहे इसमें से किसी एक में से एक नंबर को पकड़ेंगे, उससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए हम इसमें से ये वाला लेकर चलते हैं 6x को, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, एक को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 5 = 30 x²। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = 18 xy, ये हो गया। अब फिर ये जो बचा हुआ है 5y, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई भी इसी में करेंगे। फिर ये प्लस में प्लस का साइन लगा देंगे 25 xy हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 से 15 y²। ये आपका एक ब्रैकेट का हो गया। अब जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें भी वही काम करेंगे, 4x को उठाते इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हो जाएगा 12x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 7 × 28 xy। अब फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -5 से 15 xy -7 × 5 = 35 y²। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या 30x² है। देखिए यहाँ पे क्या -18xy और प्लस 25xy। तो ये आपका हो जाएगा प्लस 18 में से 25 में से 18 घटाएंगे तो मिलेगा 7xy। फिर यहाँ पर बचेगा -15y² माइनस, देखिए 12x² माइनस प्लस 13xy। 28 में से 15 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 13xy मिल जाएगा -35y²। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 30x² है प्लस 7xy -15y² माइनस 12xy प्लस 35y²। अब देखिए xy के कोफिशिएंट बोला तो देखिए xy के कोफिशिएंट यहाँ पर -13 है और यहाँ पर +7 है। तो आपका ये आपका 7 - 13 है, ये हो जाएगा -6 और -6 आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 53 भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 54 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में दिया कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 81x² माइनस 126xy प्लस 49y² माइनस ब्रैकेट 5x + 3y होल ऑफ स्क्वायर इस इसमें से कौन सा एक फैक्टर होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पहले एक 81x² माइनस 126xy प्लस 49y² माइनस 5x + 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका हो सकता है 9x का होल स्क्वायर प्लस इधर वाला हो जाएगा 7y का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर 9 है तो 2 इंटू लिख देंगे 9x इंटू 7y माइनस 5x + 3y का होल स्क्वायर। ये आपका बन रहा है 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करके देखेंगे 9 × 63 और 63 का जस्ट डबल करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो ये हमको ये बन जाएगा आपका 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर पहले से है 5x + 3y का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये आपका पूरा a हो गया और ये पूरा आपका b हो गया। a² - b² का ये फार्मूला बन गया। देखिए a² - b² बना हुआ है तो हमको पता है a² - b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b होता है। तो यहाँ लिखेंगे 9x - 7y माइनस 5x - 3y माइनस कर दिया हमने और दूसरे वाले में प्लस कर देंगे। यहाँ पर 9x - 7y प्लस 5x + 3y। ठीक है, अब देखिए पहले ब्रैकेट में यहाँ पे क्या 9x है माइनस 5x है तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3y तो हो जाएगा -10y। और दूसरे ब्रैकेट में और यहाँ 5 × 9 = 14 x हो जाएगा यहाँ पर -7y + 3y -4y। देखिए इसमें से भी 2 कॉमन हो सकता है दोनों में से, इसमें से भी दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 2x माइनस 5y एक ब्रैकेट में। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7x - 2y।
तो ये बन जाएगा 4 2x माइनस 5y और ये 7x माइनस 2y। अब इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए आपका 7x माइनस 2y ये वाला मैच कर रहा है, 7x माइनस 2y बस ये मैच कर रहा है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा। तो ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 55 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में दिया कि इफ़ 7x माइनस 1/4 माइनस 1/7 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 माइनस x बाई 2 इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो दिया हुआ सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके 14 दिसंबर वाले पेपर में भी आया हुआ था। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7x माइनस 1/4 है 1/7, 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू 4। इसके नीचे 1 लगा देंगे, उसका ऐसे मिल लेंगे। ये आपका 7x माइनस 1/4 है माइनस 1/7, ये आपका हो जाएगा 4x माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस x हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू 4। ये आपका 7x माइनस 1/4 माइनस 1/7, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 4। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है हमको, 7x माइनस 1/4 है माइनस 5x माइनस 1 अपॉन 7×14 इक्वल टू 4। दोनों का ऐसे ले लेंगे, तो 28 हो जाएगा। ठीक, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 7 बार में जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 7x माइनस 1 माइनस यहाँ पर 14×28 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 4। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 7 माइनस 10x प्लस 2 बटे 28 बराबर 4। अब देखिए ये आपका -10 है और यहाँ 49 है, 49 में से 10 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 39x माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 बराबर 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, 4 गुणे 28। अब 4 का मल्टीप्लाई हम 28 में कर रहे हैं तो मिलेगा हमको 8 चौक 32, 4 दूना 8 11 112 और यहाँ पर 39x माइनस 5, तो यहाँ से 39, तो यहाँ मिलेगा 39x बराबर 112 प्लस 5 हो जाएगा 117 हो जाएगा और यहाँ 39x, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 117 बटे 50। देखिए अगर हम 3 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 3 का 9 बचेगा 2 3 9 27 13 3 39। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक, जब x का वैल्यू 3 मिल गया तो हमको इसमें x का वैल्यू रखा वैल्यू निकाल देना 5 × 3 माइनस 3 अपॉन 3 × 3 माइनस 1 इक्वल टू 15 माइनस 3 बटे 9 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 15 में से 3 गया 12 बटे 9 में से गया 8। अगर 4 से काट रहे हैं 4 3 12 4 8 हो जाएगा आपका 3 बटे 2 हो जाएगा और 3 बटे 2 आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 55 भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप हमने किया यहाँ पर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 56 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में दिया कि अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स A एंड B फॉर ₹348 ईच। ये कह रहा कि कोई एक व्यक्ति है जिसने दो आर्टिकल को, 2 वस्तु को 348 रुपये के हिसाब से बेचा। ठीक, उसके बाद ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ए वाले वस्तु पर उसको 20% का फ़ायदा हुआ एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 30% ऑन बी, और 13% का उसको बी वाले वस्तु पर घाटा लगा, बेचने पर घाटा लगा। ठीक है, तो बोला कि हिज प्रॉफिट इन रुपीज़ इन द इंटायर ट्रांजेक्शन इज, उसने टोटल जितने में सामान खरीदा था और जितने को बेचा है उस सबको बेचना और खरीदने में उसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो है आपका 20% का फ़ायदा ले करके वो 348 रुपये बेच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसका कॉस्ट जो है वो 348 रुपये से कम में खरीद करके 348 रुपये में बेचा है, तब उसको 20% का फ़ायदा हुआ। ठीक, और जो दूसरा वाला बी वाला है ये 13% का घाटा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट था उसको उसने 348 रुपये से ज़्यादा पैसे में खरीदा था और घाटा सह करके 348 रुपये बेचा हुआ है।
तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे सीपी, फिर उसके बाद बी का निकालेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस की कितने में उसने उस वस्तु को खरीदा था और फिर बेचा है कितने में, वो तो दिया है। देखिए लिखेंगे फॉर ऑब्जेक्ट ए, फॉर ऑब्जेक्ट ए के लिए हमको सी ए कॉस्ट प्राइस नहीं पता, निकालना है। प्रॉफिट दिया हुआ है 20% और सीपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 348 दिया है। तो हमको पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है ये सी ए प्लस जो परसेंटेज फ़ायदा हुआ है ऑफ सी ए, फ़ायदा लेकर बेचा है। और एस पी कितना 348 बराबर सी ए प्लस 20/100 इंटू सी ए। इसको काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, और यहाँ पे एलसीएम लेकर करेंगे तो 5 1 का 5 1 6 सी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 348 बराबर 6/5। तो हमको निकालना है ए ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 348/6, 6 का 6 6 पंजे 30, 6 6 48। तो आपका हो जाएगा सी ए बराबर 8 5 40, 50 25 4 29, 290। तो जो ए वाला आर्टिकल था उसको उसने 290 रुपये में खरीदा था और बेचा 348 में। अब लिखेंगे बी के लिए, अब लिखेंगे फॉर बी के लिए एस पी बराबर सी बी माइनस 30% ऑफ सी बी। आपका ये 348 है, सी बी माइनस 13/100 इंटू सी बी। तो ये आपका 348 तो यहीं पर रहेगा इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लगा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 13 सी बी बटे 100। ठीक, तो यहाँ अगर सी बी निकाल रहे हैं तो आपका हो जाएगा 100 गुणे 348 बटे 100 में से 13 घटाएंगे तो 87। अब अगर इसको काटेंगे तो 87 से ये 4 बार में चला जाएगा, तो जो सी बी मिलेगा हमको ये 400 मिल जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सी बी के लिए 400 रुपये में उसने खरीदा था और 348 रुपये में उसने बेचा है। ये हो गया। अब हमको देखना है कि टोटल उसने कितना पैसा खर्च किया था, कितने में बेचा है। अब लिखेंगे टोटल सी पी कॉस्ट प्राइस सी ए प्लस सी बी इक्वल टू 290 प्लस 400, दोनों को जोड़ देंगे 690। 690 रुपये में उसने पूरे दोनों ऑब्जेक्ट को खरीदा था। और टोटल सेलिंग प्राइस 348 प्लस 348, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 9 16, 4 8 1 9, 3 9 6, 696 रुपया। देखिए 690 रुपये में उसने खरीदा था दोनों मिला करके और 696 रुपये में बेचा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ है 6 रुपये प्रॉफिट हुआ होगा। लिखेंगे प्रॉफिट 696 माइनस 690, घटा देंगे तो 6 आ जाएगा रुपीज़। तो उसको 6 रुपये का टोटल ट्रांजैक्शन में फ़ायदा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 भी हो गया। उम्मीद करते हैं समझाया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 दिया कि अ सम ऑफ रुपीज़ 16,000 अमाउंट्स टू रुपीज़ एक्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16,000 रुपये जो है ये x रुपये हो जाता है इन 2 होल 1/3 ईयर्स एट 15% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर कोई 16,000 रुपया है ये x रुपये हो जाता है 2 सही 1/3 साल में। ठीक है, तो बोला है कि ये जो पैसा अमाउंट हो जाए वो कितना हो रहा है, x की वैल्यू निकालनी है और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या। देखिए गिवन प्रिंसिपल कितना है आपका 16,000 है, अमाउंट कितना आपका x है और ये निकालना है हमको। रेट जो दिया हुआ है आपका रेट r बराबर 15% दिया है और जो n दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स ये आपका 2 होल 1/3, इसका मतलब क्या 7/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है कि किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो अमाउंट होता है वो a = p
1 प्लस आर अपॉन 100 होता है, अपॉन एन के पावर में n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट की जगह x है, p की जगह पर कितना 16,000 है। 1 प्लस रेट आपका 15% है, अपॉन 100, पावर में कितना 7/3 है। हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ से देखिए, अगर इसको 5 से काटे 5 से 15 हो जाएगा, 5 गुना 10, 20 से का 20 3 23, तो हमको मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू 16,000 ब्रैकेट में 23/20। अब पावर में देखिए 7/3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 16,000 इंटू 23/20 गुणे 23/20 गुणे, देखिए हमको पता है कि जब आधार सेम होता है तो उसका पावर ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ मिलेगा हमको 23/2 20 की पावर में 1/3, ये आपका बन जाएगा क्यूब रूट। ठीक, अब इसको काट रहे हैं तो और फिर ये जीरो कट जाएगा, कटेगा आपका ये 80 हो जाएगा, 8 16, फिर इसको काट देंगे ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 गुणे, अब 23 का गुणा 23 पे करेंगे, सब गुणा करेंगे तो 529 हो जाएगा ये इंटू। ठीक, अब देखिए जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1.0765 एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। अगर सबका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 22,169 के लगभग आएगा। ठीक, तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो या फिर लगभग हम मान सकते हैं ये 22,118 मान सकते हैं, या 22,360 को मान सकते हैं, इसलिए इसको हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका है, मेथड है, वो यही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में दिया कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री। इफ स्मॉलर ऑफ दीज एंगल इज y, देन द वैल्यू ऑफ 2y प्लस 15 इज। देखिए क्वेश्चन में बोला कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस, और हमको पता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो अगर हम मान लेते हैं पहला, मान लेट x एंड y बी टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लिया। इसमें देखिए बोला है कि y स्मॉलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, x आपका ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों का डिफरेंस कितना दिया, 40 दिया है। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और हमको पता है कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। दोनों आपका लीनियर क्वेश्चन बन गया, तो दोनों को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे x और y की वैल्यू 90। अब दोनों को अगर हम सम कर देते हैं तो y कट जाएगा, तो यहाँ 2x इक्वल टू हो जाएगा 9 4 13 130। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 130/2, काट देंगे इसको 65 आ जाएगा। देखिए x जो आपका है, बड़ा वाला एंगल है 65 है, अब छोटा वाला एंगल निकालेंगे हम। 65 प्लस y बराबर 90, तो y इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 65, ये हो जाएगा आपका 25। तो y इक्वल टू मिल जाएगा आपको 25, और y का वैल्यू रख करके हमको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2 × 25 प्लस ये आपका 50 प्लस 15 हो जाएगा 65, और 65 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 58 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 लेते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव इक्वल नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऐसा डिवाइड करें कि एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज बने, तो उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लाइन ऐसा डिवाइड करेगा उस लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो पहले वाले केस में देखिए, पहला क्या, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इन दोनों के, रेक्टेंगल के भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और रोम्बस का भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। जैसे देखिए आपका ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को अगर हम यहाँ से लाइन खींच दें तो जितना पार्ट इधर होगा उतना पार्ट इधर होगा, और दूसरा यहाँ से लाइन खींच दें तो जितना पार्ट ऊपर होगा उतना ही पार्ट नीचे होगा। वैसे रोम्बस वाले भी केस में होता है। ठीक है, तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। काइट एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देखिए काइट का जो नंबर ऑफ
काइट का जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा ये 1 होता है, काइट के लिए 1 होगा, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लिए भी 1 होगा। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बोला है कौन सा नहीं है, इक्वल नहीं रखेगा। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी 1 होता है एंड काइट का भी 1 होता है, ये भी सही है। तो चौथा वाला देखिए काइट का तो 1 होता है और पैरेललोग्राम का कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, तो आपका ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 59 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में दिया कि S इज अ पॉइंट ऑन साइड QR ऑफ ए ट्रायंगल PQR सच दैट PS इज परपेंडिकुलर टू QR एंड PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए ये आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बेस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दिया कि कोई एक ट्रायंगल है PQR। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। आपका ये ट्रायंगल है PQR, अब इसमें बोला है कि S इज अ पॉइंट ऑन QR पर कोई पॉइंट S है, तो आपका QR है ये, इस पर कोई पॉइंट है S मान लिया हमने। फिर क्या बोला है सर, PS इज परपेंडिकुलर टू QR, P से हमने एक लाइन खींच दी है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, P इज द बाइसेक्टर ऑफ PS, ये जो लाइन है आपका PS है, ये क्या बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, इस एंगल का बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देखिए सब में आप लोग देखोगे सब में पहला वाला जो है PQS है। ठीक है, और हमने बताया था इसमें करस्पॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो ट्रायंगल इसमें दिया हुआ है, ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए P क्या है आपका, जो बाइसेक्टर एंगल है उसका एक पार्ट है, 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो Q क्या है जो 90 डिग्री नहीं है उसको लिया उन्होंने। तो पहले इसमें क्या लेंगे, जो बाइसेक्टर P ही लेंगे इसमें, फिर जो दूसरा जो 90 डिग्री नहीं है ये वाला एंगल ले लेंगे R, फिर जो तीसरा 90 डिग्री है S, और यहाँ पर भी 90 डिग्री वाला ले लेंगे S। ठीक, तो ये PRS और PQS दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये कौन से रूल्स होंगे इसको देखते हैं बाई। अब देखिए PRS इसमें भी है, PRS इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या पहला और तीसरा वाला कट जाएगा, दूसरा चौथे में से कोई एक होगा। अब कौन सा होगा उसको समझना है हमको। इसमें दिया RHS, देखिए RHS में क्या होता है कि राइट हाइपोटेनस साइड उसका हाइपोटेनस इक्वल हो और एक साइड अलग से इक्वल हो। ठीक, एक साइड इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और एक तो 90 डिग्री होता है। इसमें साइड आना चाहिए, जबकि यहाँ पर साइड क्या है, एक ही साइड है PS जो है आपका दोनों में कॉमन है। बाकी एंगल है, एक एंगल ये इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस इक्वल है। बीच वाला जो है यहाँ पर जो साइड है परपेंडिकुलर वाला जो साइड है ये इक्वल है, तो आपका ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल। तो आपका ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से चौथा वाला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 60 भी हो गया। इसके बेस पर हमने अलग से वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप लोग जा करके देख सकते हो। उसमें हमने पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट पेपर हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।